जब नौकरी नहीं मिलती तो हुनर भी बोझ लगने लगता है और डिग्री दीवार पर टंगी एक खामोश तस्वीर बन जाती है। ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, कहाँ हम लोग को नौकरी मिल रहा है? वो अभी ग्रेजुएट करके बैठी हुई, कहाँ उसको नौकरी मिल गया? होनहार युवा को लगने लगता है कि वो कहीं पीछे छूट गया है। ग्रेजुएशन है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। सारी दुनिया जो कुछ वक्त तक उसके साथ थी अब नजर नहीं आती। माँ पड़ोसियों से कहती है कि मेरा बच्चा खूब पढ़ा लिखा है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वह हंडा खेता में धक्के खाते, तो सुनाई होनी चाहिए थी उनकी। बस वो ये नहीं बताती कि बेरोजगार भी है। 5,000 में क्या होगा? 5,000 में परिवार चलेगा? वो हर रिजेक्शन के बाद थोड़ा और चुप हो जाता है, सहम जाता है। आज से भीख नहीं मांगा जा रहा है, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। धीरे धीरे उसकी किताबें बंद हो जाती हैं, सपने छोटे होने लगते हैं और जिंदगी बस एक नौकरी की तलाश बनकर रह जाती है। युवाओं के लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ का पूरा युवा घर घर बैठा है, कोई रोजगार नहीं है। ये व्यथा भारत के हर उस युवा की है जो बेरोजगार है, जो काम की तलाश में है और जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है। बात ये है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमको लग रहा है शायद इस बार हो ही जाए, इसीलिए आ रहे हैं। और ऐसे युवाओं की संख्या करोड़ों में है। बैठ के बात के पिछले एपिसोड में हमने ड्रग्स क्राइसिस पर बात की थी। आज एक और जरूरी मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर बात करेंगे, क्योंकि जीडीपी की रफ्तार तेज है लेकिन बेरोजगारी पर ब्रेक नहीं लग रहा। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्यों भारत बेरोजगारों का देश बनता जा रहा है, इसके पीछे की वजहें और समाधान भी जानेंगे। तो चलिए भारत में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। बेरोजगार, बेरोजगारी, बेरोजगारी दर, ये शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनका सही मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं ताकि आगे की बातचीत आसान हो जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाएगा जब वो 3 शर्तों को एक साथ पूरा करेगा, जिनमें पहली है कि वो बिना काम के हो, कि उसके पास रोजगार ना हो। दूसरा, वो काम करने के लिए उपलब्ध हो। और तीसरा, वो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हो, तभी वो बेरोजगार कहलाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में ये परिभाषा थोड़ी अधूरी लगती है। इकोनॉमिस्ट जियान ड्रेज और कई लेबर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी को सिर्फ जॉबलेसनेस यानी नौकरी है या नहीं के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग काम तो करते हैं लेकिन बहुत कम पैसों में, या ऐसी जॉब्स में जो कभी भी जा सकती हैं, या फिर ज्यादातर लोग अपनी क्वालिफिकेशन से कहीं नीचे का काम करने पर मजबूर हैं। इसे इकोनॉमिस्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट या पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कमोबेश यही भारत की असली सच्चाई भी है। भारत में गरीब लोग शायद ही कभी बेरोजगार दिखते हैं, क्योंकि उनके पास खाली बैठने का विकल्प ही नहीं होता। परिवार का पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या छोटा मोटा काम करके गुजारा करते हैं। सर्वेज में ऐसे लोगों को एम्प्लॉयड माना जाता है, भले ही उनकी कमाई बेहद कम हो। इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भारत की असली समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि देश में रोजगार की स्थिति अच्छी है। अब ये भी समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर क्या होती है। बेरोजगारी दर वो प्रतिशत है जो बताती है कि काम करने की इच्छा और काबिलियत रखने वाले लोगों में से कितनों के पास नौकरी है या नहीं। मान लीजिए 100 लोग काम करना चाहते हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, इनमें से 5 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, तो बेरोजगारी दर 5% हुई। आखिर भारत में बेरोजगारी कितनी है, इसको लेकर सरकार और प्राइवेट एजेंसी समय समय पर रिपोर्ट जारी करती हैं। भारत सरकार की ऑफिशियल डेटा एजेंसी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO। यही PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जरिए रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। इसे देश का ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट सर्वे माना जाता है। इसकी मंथली और एनुअल रिपोर्ट आती है। PLFS की लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो गई है। ये पिछले 6 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर था।
यानी सरकार कह रही है कि काम चाहने वाले 100 में से सिर्फ 5 लोग बेरोजगार हैं। वहीं एनुअल रिपोर्ट बताती है कि 2025 में बेरोजगारी दर 3.1% रही, जो 2024 में 3.3% थी। शिक्षित लोगों के बीच भी बेरोजगारी 0.5% घटकर 6.5% यानी 6.5% है। प्राइवेट एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भी बेरोजगारी का डेटा जारी करती है। इसके मुताबिक मई 2026 में भारत की बेरोजगारी दर 6.85% थी। एजेंसी की वेबसाइट पर हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े अपडेट होते हैं। इधर आरबीआई अपने डेटाबेस के आधार पर बेरोजगार नहीं बल्कि रोजगार करने वालों की संख्या बताती है। उसकी हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2017 और 18 में देश में करीब 47 करोड़ लोग काम कर रहे थे, जो 2023-24 में बढ़कर 64 करोड़ हो गए। यानी 6 साल में करीब 17 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला। मतलब ये कि रोजगार करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सभी संस्थाएं भारत की बेरोजगारी ही बता रही हैं, तो आंकड़ों में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? इसकी वजह बेरोजगारी को मापने या उसके सर्वे का तरीका है। एनएसओ का PLFS गवर्नमेंट सर्वे है, वहीं CMIE अपने अलग सैंपल और मेथडोलॉजी से डेटा जुटाता है। दोनों ये भी अलग अलग तरीके से तय करते हैं कि किसे एम्प्लॉयड माना जाए और किसे अनएम्प्लॉयड। कुछ रिपोर्ट्स पूरे साल का एवरेज बताती हैं, कुछ हर महीने की स्नैपशॉट देती हैं। ऐसे में सेम टाइम में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स अलग अलग नजर आते हैं। मामला थोड़ा वैसा है कि कोई गिलास आधा भरा देख रहा है, कोई आधा खाली। वैसे बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर अक्सर वाद विवाद भी होता रहता है। कई इकोनॉमिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत में असल बेरोजगारी सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने भी कहा था कि सरकारी आंकड़े जमीन की पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। खैर, आंकड़ों की बहस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं और जमीन की हकीकत को देखते हैं। साल 2025 में राजस्थान सरकार ने चपरासी के करीब 53,000 पद निकाले। इनके लिए 24,76,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। यानी हर एक नौकरी के लिए करीब 46 कैंडिडेट्स थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एप्लीकेंट्स में PhD, MBA, MSc और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र भी शामिल थे। उनका कहना था कि सरकारी दफ्तर में पानी पिलाना पड़े तो भी चलेगा, बस नौकरी मिल जाए। सितंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। सैलरी थी मात्र 15,000 रुपए। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई थी। इसके लिए करीब 4 लाख आवेदन आए, जिनमें हजारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। जुलाई 2024 का ये वीडियो देखिए। हजारों की संख्या में दिख रहे ये युवा एयर इंडिया में नौकरी के लिए वॉक इन इंटरव्यू देने पहुंचे थे। एयर इंडिया ने यूटिलिटी एजेंट के 1802 पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था। इसके लिए 50,000 से ज्यादा युवा पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालात संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। ओडिशा से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। महज 187 होमगार्ड पोस्ट के लिए 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंच गए। योग्यता सिर्फ 5वीं पास थी, लेकिन परीक्षा देने पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी आए थे। पर्याप्त एग्जाम सेंटर्स तक नहीं मिले। आखिर में एयर स्ट्रिप पर बैठाकर एग्जाम करवाया गया। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, ये उस बेचैनी की तस्वीर है जो आज देश के करोड़ों युवाओं के भीतर चल रही है। शायद इसी वजह से कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मुश्किलें पढ़े लिखे युवाओं के सामने दिखाई दे रही हैं। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 67% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख बताई गई है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रेजुएट हो जाना या डिग्री हासिल कर लेना नौकरी मिलने की गारंटी है? इस सवाल का जवाब हम आगे खोजेंगे। उससे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि बेरोजगारी आखिर है क्यों? भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है? हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। हर साल करोड़ों ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। तेजी से इकोनॉमी भी बढ़ रही है। फिर भी नौकरी का इतना बड़ा संकट क्यों है? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये कई बड़े स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का नतीजा है, जो सालों से धीरे धीरे जमा होते गए और अब वही एक बड़े एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का रूप ले चुके हैं। एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है जॉबलेस ग्रोथ। ये भारत की बेरोजगारी का सबसे बड़ा और अजीब विरोधाभास है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद नौकरियां उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। इकोनॉमिस्ट इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, यानी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें इकोनॉमी तो बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी यही कहा है। उनका कहना है कि भारत को अपनी आबादी की जरूरत के हिसाब से कम 8 से 8.5% की ग्रोथ रेट चाहिए। 6 से 6.5% की ग्रोथ दूसरे देशों की तुलना में भले ही ठीक लगे, लेकिन हमारे पास जितने युवा हैं उनके लिए ये काफी नहीं है। बीते कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 से 8% की रफ्तार से बढ़ी, लेकिन रोजगार वृद्धि महज 1% के आसपास रही। HSBC के एक एनालिसिस के मुताबिक भारत को अगले 10 साल में करीब 7 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी, लेकिन मौजूदा ग्रोथ रेट के साथ इस जरूरत का पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है। इधर एक सवाल यह है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो नौकरियां क्यों नहीं बन रही? इसका कारण भारत का ग्रोथ मॉडल है। पिछले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी मुख्य रूप से आईटी, फाइनेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर से बढ़ी है। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां टेक्नोलॉजी और मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जबकि ह्यूमन लेबर यानी इंसानी श्रम की जरूरत कम पड़ती है। मतलब ये हुआ कि इंसानों से ज्यादा मशीन्स काम कर रही हैं, इसलिए जीडीपी तो बढ़ती दिखती है, लेकिन जमीन पर करोड़ों लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। दूसरी बड़ी वजह स्किल गैप है। भारत में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होती। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कहती है कि ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 56% ही वास्तव में एम्प्लॉयबल हैं, यानी 44% के पास डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल्स नहीं जो कंपनीज को चाहिए। डिग्री मिल रही है, स्किल नहीं, और यही स्किल गैप है। बेरोजगारी के आंकड़े दिखाते हैं कि कई बार ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी कम पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा बेकार है, मतलब सिर्फ इतना है कि शिक्षा और रोजगार के बीच कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट मौजूद है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, ग्रेजुएट होना और नौकरी के योग्य होना एक ही बात नहीं है। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन उसने कभी सीएनसी मशीन नहीं चलाई। एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थियोरी जानता है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल कोड नहीं लिख सकता। आज की जॉब मार्केट को डिग्री से ज्यादा स्किल चाहिए। यहाँ एक विरोधाभास की स्थिति भी बनती है। डिग्री वाला युवा व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहता है, वो खेती या कंस्ट्रक्शन जैसे काम नहीं करना चाहता। इकोनॉमिस्ट इसे क्यूइंग फिनोमेना कहते हैं, यानी एजुकेटेड वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर की उन नौकरियों का इंतजार करते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन से मैच करें, क्योंकि उन्होंने और उनके परिवार ने डिग्री में पैसा और वक्त लगाया है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में उतनी नौकरियां बन ही नहीं रही जितने ग्रेजुएट्स बाजार में आ रहे हैं। इससे डिग्री होल्डर बेरोजगार रहते हैं और हर साल नए ग्रेजुएट्स उसी कतार में जुड़ते जाते हैं। ये एक ऐसी लंबी कतार है जो हर साल और लंबी होती जा रही है। तीसरी बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फेल हो जाना है। मैन्युफैक्चरिंग वो इंजन है जो कम पढ़े लिखे यानी सेमी स्किल्ड लोगों को भी नौकरियां दे सकता है, लेकिन भारत इस इंजन को चालू ही नहीं कर पाया। साल 2017 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। 2021 तक ये संख्या गिरकर 2 करोड़ 73 लाख रह गई, यानी महज 4 साल में आधी नौकरियां गायब हो गईं। दरअसल किसी भी देश में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस 3 सेक्टर होते हैं जहां लोगों को रोजगार मिलता है। भारत का वर्कफोर्स देखें तो 43% खेती, 44% सर्विसेज और सिर्फ 13% मैन्युफैक्चरिंग में है। आमतौर पर कोई भी देश पहले खेती, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन भारत के साथ कुछ अलग हुआ। भारत मैन्युफैक्चरिंग का चरण लगभग छोड़कर सीधे सर्विस सेक्टर जैसे आईटी, बैंकिंग की तरफ कूद गया, और सर्विस सेक्टर उतनी नौकरियां नहीं दे सकता जितनी मैन्युफैक्चरिंग देती है। यही वजह है कि कम पढ़े लिखे और सेमी स्किल्ड युवाओं के लिए रोजगार के मौके सीमित रह गए हैं। इससे एक बड़ी आबादी बेरोजगार रह गई। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और करोड़ों नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रोजगार में वैसी बढ़ोतरी नहीं दिखी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अब धीरे धीरे ज्यादा मशीन बेस्ड होता जा रहा है। कंपनियां मशीन्स और ऑटोमेशन पर ज्यादा खर्च कर रही हैं, इससे ह्यूमन लेबर की जरूरत कम होती जा रही है। चौथी वजह डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका दबाव बढ़ना है। जब किसी देश में 15 से 64 साल की काम करने वाली आबादी ज्यादा हो, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या कम हो, तो इससे देश की इकोनॉमी को जो फायदा मिलता है उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये किसी भी देश के लिए सुनहरा मौका होता है, लेकिन ये मौका तभी काम आता है जब इन लोगों को काम मिले। हालांकि इतनी बड़ी आबादी का होना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लिमिटेड रिसोर्सेज में सभी को एम्प्लॉयबल बनाना और नौकरी दिलाना एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट पॉपुलेशन को प्रॉब्लम नहीं मानते। उनका सवाल ये है कि देश अपनी आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार और अवसर पैदा कर पा रहा है।
भारत में हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा युवा लेबर मार्केट में एंट्री लेते हैं। इन्हें खपाने के लिए हर साल कम से कम 90 लाख नई नौकरियां चाहिए और इतनी सारी नौकरियां पैदा करना आसान नहीं है। ऐसे में भारत के लिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ताकत बन सकता था, वो धीरे धीरे एक बोझ बनता दिख रहा है। 5वीं लेकिन सबसे नजरअंदाज की गई वजह फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का कम होना है। भारत में महिलाओं की लेबर फोर्स में हिस्सेदारी दुनिया के सबसे निचले स्तर में से एक है, यानी देश की आधी आबादी अभी भी बड़ी संख्या में वर्कफोर्स से बाहर है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पुरुषों की पार्टिसिपेशन रेट करीब 80% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 40%। और ये तब है जब इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 कह रही है कि स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। यानी महिलाएं नौकरी के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे। जो महिलाएं काम भी कर रही हैं, उनमें से ज्यादातर फार्मिंग या अनपेड फैमिली वर्क में लगी हुई हैं। वो काम तो करती हैं, लेकिन उन्हें इकोनॉमिक आइडेंटिटी या स्टेबल इनकम नहीं मिलती। महिलाओं के मामले में समस्या सिर्फ स्किल्स की ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज की भी है। और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एक सेफ और इक्वल वर्क प्लेस की बात होना भी जरूरी है। एक अच्छा वर्क प्लेस वो है जहां महिला को ये सोचना ही ना पड़े कि क्या मैं यहाँ सेफ हूँ या क्या मुझे बच्चे और नौकरी में से एक को चुनना होगा। जब तक ये सवाल सिर्फ महिलाओं के मन में है और पुरुषों के मन में नहीं, तब तक वर्क प्लेस इक्वल नहीं है। जब देश की आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता से इकोनॉमी में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी, तो रोजगार और विकास दोनों अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, बेरोजगारी को कम कैसे किया जाए। एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट इसके लिए जरूरी सुझाव और रास्ते बताते हैं। सबसे पहले भारत को लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना चाहिए, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज जहां मशीन से ज्यादा इंसानों की जरूरत होती है, जैसे टेक्सटाइल्स, एपरल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, जेम्स और ज्वेलरी। इन्हें बढ़ावा देने से ज्यादा लोगों को बड़े लेवल पर रोजगार मिल सकता है। दुनिया में जो भी देश गरीबी से बाहर निकले, सबने शुरुआत लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से ही की थी। चाइना इसका एक अच्छा उदाहरण है। चीन से ही कंपैरिजन इसलिए क्योंकि जनसंख्या के मामले में ये भारत के बराबर का देश है। चीन ने 1980 से 2020 के बीच करोड़ों लोगों को खेती से निकालकर इंडस्ट्री और सर्विसेज में जॉब्स दी। 1978 में डेंग शाओपिंग की लीडरशिप में चाइना ने रिफॉर्म एंड ओपन डोर पॉलिसी लॉन्च की थी। इसका सीधा मतलब था खेती पर निर्भर करोड़ों लोगों को फैक्ट्री जॉब्स मिलाना। 1980 के दशक से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, फॉरेन कंपनीज को बुलाया, एक्सपोर्ट पर फोकस किया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिली। चीन ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं लगाई, बल्कि बड़े लेवल पर टेक्निकल स्कूल्स, वोकेशनल कॉलेजेस और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू किए, ताकि केवल डिग्री नहीं बंटे, बल्कि इंडस्ट्रीज डिमांड को देखते हुए वर्कफोर्स तैयार हो। जबकि दूसरी तरफ भारत का हाई एजुकेशन मॉडल लंबे समय तक डिग्री ओरिएंटेड रहा। शायद अब भी कुछ ऐसा ही है। वहीं भारत में आज भी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर में फंसी हुई है, जहां कमाई बहुत कम है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग ही वो रास्ता बन सकता है जो लोगों को बेहतर और स्थिर रोजगार दे सके। इसके साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज को भी मजबूत करना होगा। अगर छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो नौकरियां सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, छोटे शहरों और कस्बों में भी रोजगार पैदा होगा। भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं, जो पहले से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर इन्हें सही नीतियों का सहारा मिले तो सोचिए ये संख्या कई गुना बढ़ सकती है। फेमस इकोनॉमिस्ट प्रणब वर्धन ने इस पर एक बेहद व्यवहारिक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि सरकार को मशीन्स खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडीज बंद कर देनी चाहिए। वजह, इसकी जगह वेज सब्सिडीज देनी चाहिए। मतलब जो कंपनी जितने ज्यादा लोगों को नौकरी देगी, उसे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लॉजिक सीधा है। अभी होता यह है कि सरकार मशीन खरीदने पर सब्सिडी देती है तो कंपनी मशीन लगाती है और कम लोगों को नौकरी देती है। लेकिन अगर सब्सिडी इस बात पर मिले कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया, तो कंपनीज खुद ज्यादा हायरिंग करेंगी। लेकिन सिर्फ नौकरियां पैदा करना ही काफी नहीं है, युवाओं को उन नौकरियों के लायक बनाना भी उतना ही जरूरी है, यानी स्किल गैप को कम करना। एक तरफ लाखों युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनीज कह रही हैं कि उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के पास 80,000 पद खाली पड़े हैं और भरे नहीं जा रहे। टीसीएस के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के ग्लोबल ऑपरेशंस हेड अमर शेतिया ने बताया कि हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में भी कहा गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था थियोरी पर ज्यादा और प्रैक्टिकल स्किल्स पर कम ध्यान देती है।
और ये कोई नई बात नहीं है। 1969 में यानी आज से करीब 55 साल पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मार्क ब्लाउग ने अपनी किताब द कॉजेज ऑफ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में यही बात कही थी। उन्होंने तब लिखा था कि भारत की यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में जनरल ग्रेजुएट्स तो तैयार कर रही हैं, लेकिन जॉब्स के लिए स्किल्ड नहीं बना रही। शिक्षा का फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स की बजाय थियोरी पर है और डिग्री धीरे धीरे नौकरी की गारंटी की तरह देखी जाने लगी है। ऐसे में ज़रूरी है कि कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाए वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मैच करे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, स्कूल्स और कॉलेजेस के भीतर ही स्किल्स दिए जाएं, स्किल हब्स हों, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखें। जब तक एजुकेशन सिस्टम को असली दुनिया से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक डिग्री मिलती रहेगी लेकिन नौकरी नहीं। साथ ही खेती पर रोजगार की निर्भरता को कम करना होगा। आज भी भारत का 43% यानी 43% वर्कफोर्स खेती में है, लेकिन खेती से जीडीपी में योगदान सिर्फ 15% है, यानी सबसे ज्यादा लोग सबसे कम कमाई वाले काम में फंसे हैं। रोजगार को गांव की तरफ ले जाना चाहिए, गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। इससे क्या होगा? इससे रोजगार के लिए शहरों की ओर होने वाला जो पलायन है, जो माइग्रेशन है, वो रुकेगा। इसके अलावा महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। अगर इसे बढ़ाया जाएगा तो भारत की जीडीपी में 27% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस्ट की ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।